लो बेसिक बात जहाँ पे कल छोड़ा था वो ये थी कि हमने एलएसएन को डिफाइन किया था कि एलएसएन ज़ीरो क्या होता है, कि एक पार्टीशन के अंदर जो बूट ब्लॉक होता है उसका एलएसएन ज़ीरो होता है और फिर उसके आगे मतलब डिविजन्स बननी शुरू होती हैं। अब मेरा ख्याल है यहीं से हमने शुरू करना है। हाँ, अब यूज़र डेटा जो है ना, ये जो यूज़र डेटा है मतलब ये एक पार्टीशन के अंदर जो यूज़र डेटा है, फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, ये ब्लॉक्स के ऊपर नहीं होती, ये डिवाइडेड होती हैं क्लस्टर्स में। अब क्लस्टर क्या चीज़ है? क्लस्टर इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक्स। क्लस्टर सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ कंटिगुअस ब्लॉक्स होता है, ठीक है। यानी अगर 8 ब्लॉक्स हैं एक क्लस्टर में तो बस वो एक क्लस्टर का साइज 8 ब्लॉक्स का होएगा। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। यूजर डेटा इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स, विच बेसिकली मीन्स कि जब तुम फाइल बनाते हो तो तुम्हारी फाइल को एक ब्लॉक एलोकेट नहीं होता बल्कि क्लस्टर एलोकेट होता है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स विद इन अ क्लस्टर इज अ पावर ऑफ 2। यानी क्लस्टर साइज फिक्स होता है एक पार्टीशन का ना, कि एक पार्टीशन में एक क्लस्टर में 8 ब्लॉक्स हैं फॉर एग्जांपल, 10 नहीं हो सकते। पावर ऑफ 2 होनी चाहिए हमेशा। क्लस्टर साइज वेरीज, ऑफ कोर्स इट वेरीज। डॉस हैज अ लिमिट, बट 64 के मतलब ये पहली वाली 4 बातें ज़रा बड़ी ज़रूरी हैं। अभी क्लस्टर साइज पे हम काम करेंगे। बायोस पैरामीटर ब्लॉक हमारा पहला डेटा स्ट्रक्चर था जो हमने कहा था कि इस बूट ब्लॉक के अंदर जिंदा रहता है। यानी इस बूट ब्लॉक के अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड बायोस पैरामीटर ब्लॉक। अब बायोस पैरामीटर ब्लॉक हमें ये बताता है कि उस पार्टीशन पे बाइट्स पर सेक्टर कितनी है। जो अभी हम बात करके आए हैं सेक्टर्स पर क्लस्टर के, एक क्लस्टर में कितने सेक्टर्स हैं ये फिक्स है। तो वो लिखा हुआ यहाँ पे होता है कि आप अगर बूट ब्लॉक का एड्रेस नंबर डी पढ़ोगे तो वहां पे आपको एक बाइट मिलेगी जहां पे लिखा होएगा कि सेक्टर्स पर क्लस्टर कितने हैं। नंबर ऑफ रिजर्व्ड सेक्टर्स होते हैं, ये होता है कि नंबर ऑफ सेक्टर्स फ्रॉम द बूट सेक्टर टू द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट फाइल एलोकेशन टेबल। यानी रिजर्व सेक्टर्स जो है ना वो बूट ब्लॉक और फैट के दरमियान में होते हैं, अगर हैं तो। अगर जीरो है तो फिर इसका मतलब है वो नहीं है। नंबर ऑफ फैट्स ये हमेशा ही 2 होती है, लेकिन लिखा होता है बहरहाल यहाँ पे, लेकिन नंबर ऑफ फैट्स हमेशा 2 होती है। रूट एंट्रीज इज इंटरेस्टिंग। ये जो रूट डायरेक्टरी है ना, इसका कोई साइज नहीं लिखा होता बायोस पैरामीटर ब्लॉक। यानी बायोस पैरामीटर ब्लॉक में अभी तक क्या लिखा हुआ है कि एक क्लस्टर में कितने सेक्टर्स हैं, एक सेक्टर में कितने बाइट्स हैं, पैड्स कितनी है, रिजर्व सेक्टर्स कितने हैं, और ये लिखा हुआ है कि रूट डायरेक्टरी में कितनी एंट्रीज हैं। एंट्रीज लिखी हुई है, ठीक है। हर एंट्री इज कॉल्ड अ एफसीबी, फाइल कंट्रोल ब्लॉक, एंड इट्स 32 बाइट्स। हाँ, 32 बाइट्स की एक एंट्री होती है, ये फिक्स्ड है। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि रूट डायरेक्टरी में 100 एंट्रियां हैं तो तुम्हें पता चल गया कि 3200 बाइट्स रूट डायरेक्टरी का साइज है। जो पॉइंट यहाँ पे याद रखने वाला है वो ये है कि ये रूट एंट्रीज होती हैं, इट्स नॉट द साइज ऑफ रूट। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ सेक्टर्स लिखे होते हैं। दिस इज द नंबर ऑफ सेक्टर्स ऑन द पार्टीशन, कि कितने सेक्टर्स हैं। अच्छा, इसको स्मॉल सेक्टर्स क्यों कहते हैं? स्मॉल सेक्टर्स इसलिए कहते हैं कि अगर नंबर ऑफ सेक्टर्स जो हैं बजाते खुद वो 65,000 तक है तब तो वो यहाँ पे लिखे होते हैं। अगर वो 65,000 से ज्यादा है यानी बड़ा नंबर है तो वो फिर यहाँ पे लिखा होता है लार्ज सेक्टर्स में। पहचान ये होती है कि अगर स्मॉल सेक्टर जीरो है तो दैट मीन्स कि आपको इसको पढ़ने की जरूरत है लार्ज सेक्टर्स को, वरना इट्स ओके। मीडिया टाइप इग्नोर। सेक्टर्स पर फैट, एक फैट कितने सेक्टर्स ले रही है। फिर सेक्टर्स पर ट्रैक, नंबर ऑफ हेड्स, हिडन सेक्टर्स, और मेरे ख्याल है इसके आगे अब हम सब इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, ये सारा ये बेसिकली वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन है कि पार्टीशन का नाम क्या है, वॉल्यूम का सीरियल नंबर क्या है, इस तरह की चीज़ें। तो बूट ब्लॉक जो यहाँ पे पीछे है, इसने दिखाया नहीं यहाँ पे कहीं पे, हाँ सॉरी दिखाया इसलिए नहीं। बूट ब्लॉक रिजर्व ब्लॉक्स के अंदर शामिल होता है। यानी रिजर्व ब्लॉक्स मिनिमम 1 होएगा एंड दैट इज द बूट ब्लॉक इटसेल्फ, लेकिन वो ज्यादा भी हो सकता है। तो बूट ब्लॉक इज इंक्लूडेड विद इन दिस रिजर्व ब्लॉक्स। तो शुरू में रिजर्व ब्लॉक्स आ गए, फिर फैट्स आ गई, फिर रूट डायरेक्टरी आ गई, और फिर यूजर डेटा शुरू होता है। फैट का साइज डायरेक्टली हमें बायोस पैरामीटर ब्लॉक में से मिल जाता है। रूट डायरेक्टरी का साइज हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। नंबर ऑफ एंट्रीज हमारे पास होती हैं, 32 से मल्टीप्लाई करो तो इसका साइज आ जाता है। अब बूट ब्लॉक का बजाते खुद स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली उसके अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर पड़ा होता है कॉल्ड द बायोस पैरामीटर ब्लॉक।
बूट ब्लॉक जब स्टार्ट होता है तो उसमें पहली तीन बाइट्स बनती हैं जंप की इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। यानी बूट ब्लॉक के स्टार्ट में पहली 3 बाइट्स के ऊपर जंप की इंस्ट्रक्शन होती है। उसके बाद 8 बाइट्स के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होता है, ओईएम नेम इसको कहते हैं। तो 8 और 3 11 बनती हैं। 11वीं बाइट से बायोस पैरामीटर ब्लॉक स्टार्ट होता है। ये तुम ऊपर से भी देख सकते हो कि जो पहला ऑफसेट होएगा वो 11 है, ठीक है। यानी बूट ब्लॉक के अंदर बायोस पैरामीटर ब्लॉक 11वीं बाइट से हमेशा स्टार्ट होता है। तो 11वीं पे ये लिखा हुआ है, 13वीं पे ये लिखा हुआ है, 15वीं पे ये लिखा हुआ है, सो ऑन। तो अगेन इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं होएगा, ये हम इग्नोर करेंगे। पहली 11 बाइट्स हम उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये तुम्हें डंप कुछ नजर आएगा। अगर तुम्हें असेंबली याद हो तो तुम्हें पता होएगा कि जो जंप इंस्ट्रक्शन होती है उसका ऑप कोड हमेशा ईबी होता है, ईबी। तो ये पहली 3 बाइट्स जंप की इंस्ट्रक्शन लिखी हुई। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ से आगे बायोस पैरामीटर ब्लॉक स्टार्ट होता है, जिसको हमें पढ़ना पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या है। अच्छा, यहीं पे बस पढ़ना है। अब ये वो बैक एंड फोर्थ है कि मतलब ये बड़ा मुश्किल सा काम है। मैं देखता हूँ कल वाली फाइल पढ़ी है तो वीडियो पढ़ी है, वो नहीं पढ़ी। अच्छा, चलो उठाते हैं फिर इसको। क्या दबा दिया मैंने? इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ उसी एक चीज़ की ज़रूरत है जो हमने उठाया है। अच्छा, अब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसके बहुत सारे रास्ते हैं। एक तो जिस तरह मैंने कहा है कि पहली 3 बाइट्स ये हैं, उसके बाद 8 ये हैं, इनको इग्नोर कर दो। या अगर तुम सिर्फ टेबल तुमने याद किया हुआ है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने एड्रेस नंबर बी पे जाना है। बी पे तुम्हें मिलेगा बाइट्स पर सेक्टर। तो तुम एड्रेस नंबर बी पे जाओगे, ये एड्रेसेस लिखे हुए हैं ना, तो ये 8वां एड्रेस है 8, फिर ये 9 है, फिर ये ए है, और फिर ये बी एड्रेस है। अब बी एड्रेस के ऊपर तुमने वर्ड पढ़ना है। वर्ड मीन्स इट्स दिस। तो इसको पढ़ोगे तो दिस इज 0 to 100, ठीक है, हेक्स के अंदर। तो हेक्स के अंदर 0 to 100 जो है वो डेसिमल में 512 बनता है। तो तुमने पहला पैरामीटर पढ़ लिया कि बाइट्स पर सेक्टर जो है वो 512 है। अच्छा, कंटिन्यू। सेक्टर्स पर क्लस्टर कितने हैं? ये 0D पे लिखी हुई है एक बाइट। तो अगेन ये 8th एड्रेस है, ये 8th एड्रेस है, फिर 9th, फिर ए, फिर बी, फिर सी, और फिर ये डी है। तो डी के ऊपर एक बाइट लिखी हुई है 1। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेक्टर्स पर क्लस्टर। तो आई हैव 1 सेक्टर पर क्लस्टर, ठीक है। ये अलाउड है, याद रहे हमेशा 2 की पावर होनी चाहिए। तो दिस इज अलाउड, ये 2 की पावर 0 है। हम पहुंचे हैं यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद ई के ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है जो रिजर्व सेक्टर्स है। तो वो ये रिजर्व सेक्टर्स है, वर्ड 0001। यानी रिजर्व सेक्टर्स एक तो होना ही होना है ना, क्योंकि बूट ब्लॉक उसके अंदर शामिल है। अच्छा, इसके बाद हमें 10th एड्रेस पे मिलता है नंबर ऑफ फैट्स। तो 10th एड्रेस बड़ा इजी होता है कि ये 10th एड्रेस लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ फैट्स हैं, 2 फैट्स हैं, हमेशा 2 होती हैं। उसके बाद रूट डायरेक्टरी की एंट्रीज। तो रूट डायरेक्टरी में इतनी एंट्रीज हैं, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो रूट डायरेक्टरी में 00E0 एंट्रीज हैं, ठीक है। इसको डेसिमल में ले जाओ। तो एक एंट्री 32 की होती है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 32 पे, तो ये रूट डायरेक्टरी का टोटल साइज है 7168 बाइट्स। अगर इसको सेक्टर्स में कन्वर्ट करना है तो एक सेक्टर के अंदर वो थी 512 बाइट्स थी ना, अभी हमने ऊपर से पढ़ा है। तो रूट डायरेक्टरी के अंदर E0 एंट्रीज हैं जो 224 बनता है, उसको 32 पे मल्टीप्लाई करो, ये साइज बन गया। इतनी बाइट्स पे रूट डायरेक्टरी मौजूद है। अगर उसके नंबर ऑफ सेक्टर्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैलकुलेट करने हैं तो उसको 512 पे डिवाइड कर दो, तो यू गेट 14 ब्लॉक हैं रूट डायरेक्टरी।
अच्छा, अब स्मॉल सेक्टर्स में इग्नोर कर रहा हूँ, मीडिया टाइप इग्नोर कर रहा हूँ, सेक्टर्स पर फैट, ये एड्रेस नंबर 16 है। तो एड्रेस नंबर 10 ये है, यानी ये 10 है, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये बनता है। 16 के ऊपर एक वर्ड पड़ा हुआ है विच टेल्स मी कि सेक्टर्स पर फैट कितने हैं। अब मेरी एक फैट ले रही है 9 सेक्टर्स। अब देखो सारी तस्वीर आपके सामने क्लियर हो जानी चाहिए। ये तो बड़ा ही मुश्किल है इस तरह से करना। यहाँ से तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। रिजर्व ब्लॉक्स एक था, हमने पढ़ा, एक फैट 9 सेक्टर्स ले रही थी, तो 9 ये लेगी, 9 ये लेगी, 18 हो गए। रूट डायरेक्टरी हमने कैलकुलेट किया था कि 14 सेक्टर्स ले रही है, तो 14 प्लस 9 23 प्लस 9 32 प्लस 1 33। तो 33 सेक्टर्स या 33 ब्लॉक्स तो इधर लग गए हैं। तो यूजर डेटा स्टार्ट होएगा 34 में से, 34वें ब्लॉक से विद इन दैट पार्टीशन। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन इसने करके दिखाई हुई है, ये सारा कुछ ने पढ़ के दिखाया हुआ है कि ये हमने पढ़ा सेक्टर्स पर फैट एक है, फिर हमने कहा एक रिजर्व्ड है, पहली फैट 9 ले रही है, 10 हो गए। फिर एक्चुअली अगली फैट फिर 9 लेगी, 19 हो गए। उसके बाद 14 वो लेगी रूट डायरेक्टरी, तो 19 प्लस 14 33 हो गए। यानी अब यूजर डेटा स्टार्ट होएगा 34वें सेक्टर से। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी होती है। ये होती है कि तुमने ये कैलकुलेट कर लिया ना कि 33 तो इस्तेमाल कर रहा है सिस्टम अपने डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए, तो टोटल सेक्टर्स तुमने पढ़ लिए, मैंने इग्नोर किया था लेकिन बाद उसने पढ़ लिए, उसमें से सिस्टम एरिया निकाल दो और डिवाइड कर दो सेक्टर्स पर क्लस्टर पे, तो तुम्हारे पास ये आएगा कि टोटल नंबर ऑफ यूजेबल क्लस्टर्स तुम्हारे पास कितने हैं। अगेन एक बूट ब्लॉक का डंप तुम्हारे सामने आता है, तुम देखते हो कि पहली 3 बाइट्स जंप की इंस्ट्रक्शन है, फिर 8 बाइट्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, बल्कि यहाँ पे तो नाम पढ़ा जा रहा है MS DOS 5.0, और उसके बाद यहाँ से तुम्हारा वो बूट ब्लॉक शुरू होता है। अगेन अब ये सारी कैलकुलेशंस तुमने करनी है, मतलब ये मुश्किल नहीं है, मतलब बस याद रखने वाली बात है कि इसको पढ़ी जो, ये कैलकुलेशंस तुम्हारे सामने आती जाएंगी कि फैट कितनी है, कितनी जगह लेती हैं, रूट डायरेक्टरी कितनी बड़ी है, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अगर रोकोगे नहीं कोई मसला नहीं, तो ठीक है फिर चलता जाऊँ, तो कोई मसला नहीं। वेरी गुड। अच्छा, अब जरा बात वापस उस तरफ लाते हैं जहाँ से कल शुरू की थी। हमारे पास 3 किस्म की एड्रेसिंग स्कीम्स आ गई हैं, LBA, CHS एंड LSN। अब CHS हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, या शुरू में याद करो एक फंक्शन पढ़ा था बायोस डिस्क का, वो एक फंक्शन इस्तेमाल करता था CHS को। फिर हमने int 13 पढ़ा, वो भी CHS इस्तेमाल करता था। फिर int 13 की एक्सटेंशंस पढ़ी जो LBA इस्तेमाल करती थी और वो उसमें DAP में बंद करके वो करती थी। अब LSN का ऐसा कोई फंक्शन नहीं था, तो LSN के लिए 2 C लैंग्वेज के फंक्शन हैं, ABS रीड और ABS राइट। यानी अगर तुमने एड्रेसिंग LSN में करनी है तो यू हैव 2 फंक्शंस अवेलेबल, ABS रीड एंड ABS राइट। तो बस इनको तुम क्या बता देते हो कि ड्राइव नंबर ये है, नंबर ऑफ सेक्टर्स ये एंड सो ऑन, मतलब वो LSN यूज करते हुए अगर रीड राइट। ये जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर तुमने बूट ब्लॉक पढ़ना है तो बूट ब्लॉक पढ़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि LSN 0 पढ़ लो जाके। अब देखो ना तमाशा कैसा हुआ है कि मास्टर बूट रिकॉर्ड तुम्हें ये बताता है कि डिस्क की पार्टीशंस कहाँ कहाँ पे हैं, कितनी है। फिर तुम उस पार्टीशन के अंदर घुसते हो तो उसके अंदर बूट ब्लॉक होता है जो तुम्हें ये बताता है कि भाई इसके अंदर फैट कितनी है, इसके अंदर रूट डायरेक्टरी कहाँ पे है, ये सारा डेटा वो तुम्हें दे रहा होता है। तो तुम फर्दर आगे डिग डाउन करते जा रहे हो उसके अंदर ना। अच्छा, besides the BIOS parameter block there is another data structure called the DPB, ड्राइव पैरामीटर ब्लॉक। जमीन आसमान का फर्क है, समझाता हूँ लेकिन दिमाग में रखना। DPB कुछ और है, DPB कुछ और है। DPB फिजिकली कहाँ पे पड़ा हुआ है, डिस्क के ऊपर। अभी हमने बात की है कि वो बूट ब्लॉक के अंदर इम्बेड हुआ होता है, डिस्क के ऊपर पड़ा होता है, और हर पार्टीशन के अंदर अपना बूट ब्लॉक होता है, क्योंकि वो अपनी पार्टीशन को डिफाइन कर रहा होता है ना कि मेरे अंदर इतनी फैट्स हैं, इतना कुछ है, सो ऑन। तो ये डिस्क का स्ट्रक्चर पड़ा होता है। प्रॉब्लम ये आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ये स्ट्रक्चर बार बार पढ़ने पड़ते हैं, फैट्स रूट डायरेक्टरीज बार बार पढ़नी पड़ती हैं, तो वो डिस्क से बार बार पढ़ना स्लो पड़ता है। तो एक टेक्निक ये बनाई गई कि
बायोस ये करती है कि जब बायोस पैरामीटर ब्लॉक से पढ़ती है, इसमें से डेटा पढ़ती है, कुछ कैलकुलेशंस करती है, जैसे कैलकुलेशंस अभी हमने की हैं कि भाई रूट डायरेक्टरी का इतना साइज है, जो भी कैलकुलेशंस है वो कैलकुलेशंस करके एक नया डेटा स्ट्रक्चर बनाती है कॉल्ड द डीपीबी, और उसके अंदर इसको पॉपुलेट कर देती है। फायदा क्या है, डीपीबी मेमोरी में है, यानी डीपीबी रैम के अंदर है। अब ये फर्क है, बायोस पैरामीटर ब्लॉक डिस्क के ऊपर होता है, स्लो होता है, इनएफिशिएंट होता है। तो फर्स्ट टाइम व्हेन बायोस रीड्स इट, तो वो उसमें से सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करती है, कुछ थोड़ी सी रिफाइनमेंट करती है, कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशंस करती है, और वो जो नया डेटा पैदा होता है उसको एक डेटा स्ट्रक्चर में डाल देती है कॉल्ड डीपीबी। डीपीबी रैम में किसी भी जगह पे हो सकता है, बट उसकी एफिशिएंसी समझ जाओ ना, इट्स मच क्विकर टू रीड। वो उस पे है, ड्राइव पे, उस पे है, रैम में है। डीबीबी कहाँ पे पड़ा होता है हमें नहीं पता। हम इंटरप्ट 21 की सर्विस 32 कॉल करते हैं, और वो ये सर्विस हमें ये बताती है कि डीबीबी किस जगह पे पड़ा हुआ है। दिस इज एन अनडॉक्यूमेंटेड सर्विस। देयर आर रीजंस टू कीप इट अनडॉक्यूमेंटेड, बिकॉज प्रोग्रामर को डीपीबी के साथ कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए असूली तौर पे। कॉन्सेप्ट ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और बायोस खुद उस डेटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर दिया, उसने अपने लिए बनाया है। लेकिन बहरहाल देयर इज अ सर्विस देयर, जो अगर तुम यूज करना चाहो तुम कर सकते हो। तो तुम इंटरप्ट 21 की सर्विस 32 कॉल करोगे, सिंपल। ये रिटर्न पे तुम्हें पॉइंटर देगी डीपीबी का कि भाई रैम में फलानी जगह पे डीपीबी पड़ा है। अब तुम जाके उसको पढ़ लो, और तुम्हें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बस। तो ये इसका स्ट्रक्चर आ गया। अब दिस इज डिफरेंट, दिस इज टोटली डिफरेंट जो उससे था। और कहते हैं कि ये कदरे आसान होता है, एक्चुअली समझना कदरे आसान होता है। कि ये थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये ज़रा रिफाइंड डेटा है, ये कैलकुलेशंस हो के तैयार हुआ हुआ है। एग्जामिनर को बहुत पसंद है ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर्स, और काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोनों डिफरेंट हैं बाय द वे। ये मैं अभी करवाता हूँ, पहले ज़रा इसको डिस्कस कर लें। एड्रेस जीरो पे, किसका एड्रेस जीरो भाई? पहले तुमने सर्विस कॉल की, सर्विस ने तुम्हें पॉइंटर दिया कि फलानी जगह पे डीबीबी पड़ा हुआ है। अब जब तुम उस जगह पे जाओगे तो वहां पे तुम्हें एक डेटा स्ट्रक्चर मिलेगा। उस डेटा स्ट्रक्चर के जीरो एड्रेस पे एक बाइट पड़ी होगी जो तुम्हें ड्राइव नंबर बताएगी। अगर जीरो है तो ए है, वन है तो बी है, फलाना। फर्स्ट एड्रेस पे यूनिट नंबर पड़ा होगा, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। बाइट्स पर सेक्टर वही है कि एक सेक्टर में कितनी बाइट्स हैं, ये उसमें भी लिखा हुआ था, इसमें भी लिखा हुआ है। अब इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ है, हाईएस्ट सेक्टर नंबर विद इन अ क्लस्टर। कंपेयर करते हैं, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि रिजर्व सेक्टर्स कितने हैं। मैंने तो समझाया था कि मिनिमम वैल्यू 1 उसकी होएगी, क्योंकि बूट ब्लॉक बजाते खुद रिजर्व सेक्टर्स के अंदर आता है। तो इसमें लिखा हुआ था कि टोटल रिजर्व सेक्टर्स कितने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, वापस आओ। ये इसकी बात हो रही है सेक्टर्स पर क्लस्टर की, कि एक क्लस्टर में कितने सेक्टर्स हैं। यहाँ पे लिखा होता था 8 हैं, 16 है, 32 है, कितने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हाईएस्ट सेक्टर नंबर विद इन अ क्लस्टर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें वो जीरो से काउंट शुरू होती है तो वो 1 लेस हो जाता है। शिफ्ट काउंट छोड़ दो। नंबर ऑफ रिजर्व सेक्टर्स, उसमें भी यही था, इसमें भी यही है। नंबर ऑफ फैट्स, उसमें भी यही था, इसमें भी यही है। नंबर ऑफ रूट डायरेक्टरी एंट्रीज, उसमें भी यही था। ये नहीं था उसके अंदर, नंबर ऑफ फर्स्ट सेक्टर कंटेनिंग यूजर डेटा। ये इंफॉर्मेशन बायोस पैरामीटर ब्लॉक में नहीं थी, आपको कैलकुलेट करनी पड़ती थी। आप कैलकुलेट कैसे करते थे कि रिजर्व सेक्टर्स कितने हैं, प्लस पहली फैट कितनी जगह ले रही है, प्लस दूसरी फैट कितनी जगह ले रही है, प्लस रूट डायरेक्टरी कितनी जगह ले रही है। ये सब ऐड करके आपको पता चलता था कि यूजर डेटा एक्चुअली किस सेक्टर से स्टार्ट होता है। 34 आया था आंसर हमारा एग्जाम्पल के अंदर। तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली लिखी हुई है। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय के सिस्टम बायोस पैरामीटर ब्लॉक में से डेटा पढ़ता है, कुछ रिफाइनमेंट परफॉर्म करता है, और फिर ये ड्राइव पैरामीटर ब्लॉक पॉपुलेट करता है। हाईएस्ट क्लस्टर नंबर इज जस्ट द मैक्सिमम क्लस्टर नंबर इन अ डिस्क। नंबर ऑफ सेक्टर्स पर फैट, ये उसमें भी लिखा हुआ था, ये नहीं लिखा हुआ था, ये भी नहीं था उसके अंदर। यहाँ से तुम्हें रूट डायरेक्टरी का स्टार्टिंग एड्रेस मिल जाता है, सेक्टर नंबर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टरी सेक्टर। रूट डायरेक्टरी किस ब्लॉक से स्टार्ट होती है उसका डायरेक्ट एड्रेस, डायरेक्ट पॉइंटर तुम्हें यहाँ से मिल जाता है,
जो वहाँ पे नहीं था बायोस पैरामीटर ब्लॉक। डिवाइस ड्राइवर से हमारा कोई लेना देना नहीं, मीडियम आईडी से नहीं है, डिस्क एक्सेस से नहीं है, बस मेरा ख्याल यही है। हाँ बस यही है। अच्छा अब आप जरा इसको पढ़ो। ये डिबग का प्रोग्राम है, पता नहीं आपने मिड से पहले चलाया था या नहीं, ऐसी मुझे भी नहीं याद, और मेरा ख्याल है मेरे से चला भी नहीं था। हाँ मेरे से चला भी नहीं था क्योंकि इसमें वो 32 बिट वाली वर्जन इसकी चाहिए थी जो मेरे पास नहीं थी। अच्छा अब खैर इसको अब टू लेट, अब इसको चलाने की जरूरत भी नहीं है। इसमें ए का फ्लैग, ए की कमांड का मतलब होता है ए स्टैंड्स फॉर असेंबल। तो असेंबल में तुम असेंबली का कोड लिख सकते हो। हमने कहा सर्विस नंबर 32, इंटरप्ट नंबर 21, ये हमारा खत्म हो गया। पी मीन्स प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मीन्स के पहले एक इंस्ट्रक्शन चलेगी, फिर दोबारा पी कहोगे, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन चल जाएगी। तो जब पहली इंस्ट्रक्शन चलती है फिर तो कुछ भी नहीं होता ना, फिर तो सिर्फ ये होता है कि ए एच के अंदर 32 आ जाता है, बस खत्म। जब दूसरी इंस्ट्रक्शन चलाते हो तो इंटरेस्टिंग है क्योंकि फिर 21 की सर्विस 32 कॉल होती है, और 21 की सर्विस 32 क्या करती है, DS:BX के अंदर तुम्हें पॉइंटर देती है DPB का। यानी जब ये तुम दोनों कमांड्स चला चुके होते हो तो अब तुम्हें DS:BX को पढ़ने की जरूरत है। यानी सेगमेंट एड्रेस A7 एंड ऑफसेट एड्रेस 13D2। सेगमेंट एड्रेस A7 एंड ऑफसेट एड्रेस। अच्छा ये तो बता दिया ड्राइव पैरामीटर ब्लॉक कहाँ पे, इसका तुमने D स्टैंड्स फॉर डंप। डंप मीन्स कि तुमने मेमोरी का ये सेल एक्सेस कर लिया है और ये मेमोरी की पोजीशन है। अब ये ड्राइव पैरामीटर ब्लॉक हमारे सामने पड़ा हुआ है। अब इसके अगर तुम हिज्जे करना चाहो तो तुम जीरो एड्रेस पे देखोगे कि ड्राइव नंबर कौन सा है, तो ड्राइव नंबर है A। उसके बाद तुम देखोगे यूनिट नंबर क्या है, वो मैं इग्नोर कर दूंगा। उसके बाद बाइट्स पर सेक्टर वर्ड पे लिखी हुई है, यानी ये लिखा हुआ है कि बाइट्स पर सेक्टर कितनी है। ये एग्जैक्टली वही है जो पहले था 0-100, विच मीन्स 512। उसके बाद हाईएस्ट सेक्टर नंबर विद इन अ क्लस्टर लिखा हुआ है, वो 0 है। अब यहाँ पे वो थोड़ा सा फर्क था जो मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है लेकिन मैं समझा नहीं सका। मतलब अगर तुम बायोस पैरामीटर ब्लॉक पढ़ते तो वहां पे लिखा होता है कि सेक्टर्स पर क्लस्टर कितने हैं, यानी एक क्लस्टर में एक सेक्टर है। यहाँ पे हाईएस्ट सेक्टर नंबर लिखा होगा, तो 0 इज वैलिड। 0 का मतलब है कि सिर्फ एक ही उसके अंदर वो है। इस पर थोड़ा सा काम करना, ये कंफ्यूजिंग काम है। उसके बाद कोई एक चीज पढ़ लो, मैं नंबर ऑफ रूट डायरेक्टरी, नहीं सॉरी ये तो उधर भी था, मैं ये पढ़ता हूँ कि रूट डायरेक्टरी कहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये 11 पे लिखा हुआ है, ये काफ़ी मुश्किल है, अब ज़रा समझना कि ये कैसे पढ़ता हूँ मैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एड्रेस 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCD EF 1011, ये 11 है, ये 11वां है। तो 11वें हेक्स के एड्रेस पे लिखा हुआ है सेक्टर नंबर ऑफ फर्स्ट, यानी ये मेरी रूट डायरेक्टरी स्टार्ट होती है सेक्टर नंबर 13 से। अब ये सारा इसने पढ़ा होएगा बस। हाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन इसने पढ़ी होएगी। अब जो मैंने तुम्हें पढ़ के दिखाया है वो क्या है, रूट डायरेक्टरी कहाँ से स्टार्ट होती है, लिखा ही नहीं उसने वो, ये कि रूट डायरेक्टरी कहाँ से स्टार्ट होती है 0013 से। यानी हमने ये पढ़ा था ना 1300, तो इसको रिवर्स करोगे तो 0013 से। तो इस तरह ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ के तुमने बस ये सिंपली प्रैक्टिस इसकी इतनी सी है कि तुमने ये लिख के निकालना है बस, और एग्जाम इसका खुद ही समझ लो क्या है। एग्जाम इसका ये है कि तुम्हें ये डंप दिखाया होएगा और तुमसे कहा जाएगा बताओ रूट डायरेक्टरी कहाँ से स्टार्ट होती है। तो यू नीड टू रिमेंबर दीज डेटा स्ट्रक्चर्स, इनके बगैर काम नहीं चलता। इसलिए ये पेपर बहुत गंदा है, बहुत ही गंदा पेपर है, याद बहुत रखना पड़ता है इसके अंदर। अनदर एग्जांपल, 21 की सर्विस 32 कॉल की, फिर उसने वो पढ़ा कि वो कहाँ पे है, फिर उसका डंप लिया। अब उसके पास ये डंप आया है। अगेन मैं तुम्हें वही सेम चीज़ पढ़ के दिखाता हूँ। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नहीं A B C D E F 1011। तो यहाँ पे मेरा रूट डायरेक्टरी स्टार्ट हो रही है 01A0 से। अब ऑब्वियसली आई कैन रीड एवरीथिंग एल्स, लेकिन अगर तुम्हें एक समझ आ जाता है तो बस बाकी मजदूरी ही है, मतलब तो पहली दफ़ा तो कर नहीं रहे। तो मैंने इस बार सिर्फ ये पढ़ा है कि मेरा रूट डायरेक्टरी स्टार्ट हो रही है 01A0 से। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पीछे से प्रैक्टिस करके अल्लाह भला करे पढ़नी पड़ेगी।
अगेन ये किताब ऐसे चलती है कि जो काम डंप्स के ज़रिए से करती है वही फिर सी लैंग्वेज के एक प्रोग्राम के ज़रिए से भी तुम्हें करके दिखाती है, जस्ट टू शो के मतलब वही चीज़ें आप मतलब वो डिफरेंट नहीं है, मतलब वही सारा कुछ पढ़ रहे हो आप, प्रोग्रामेटिकली उसको कैसे पढ़ोगे। बायोस पैरामीटर ब्लॉक का सारा स्ट्रक्चर आएगा। अगेन मेरा ख्याल है अब ये इतनी दफ़ा हो चुका है कि समझाना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है इसमें सबसे पहले एक वर्ड है। तो वर्ड मीन्स इंट, 2 बाइट्स ना, और वो है क्या, बाइट्स पर सेक्टर, तो ये वो आ गया। उसके बाद एक बाइट पड़ी हुई है सिर्फ, विच इज़ अ कैरेक्टर। बाइट इज़ अ कैरेक्टर, और ये है क्या, सेक्टर्स पर क्लस्टर, जो मर्जी नाम रख लो। उसके बाद एक वर्ड पड़ा हुआ है यानी इंट, और वो क्या है, रिजर्व सेक्टर्स। यानी एज लॉन्ग एज यू नो द डेटा स्ट्रक्चर तो तुम उसका एक स्ट्रक्ट डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद तुम एक बूट ब्लॉक का स्ट्रक्ट डिफाइन करोगे। बूट ब्लॉक तो बड़ा आसान है, पहली 3 बाइट्स जंप की इंस्ट्रक्शन होती है, उसके बाद 8 बाइट्स पे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होता है, और उसके बाद वो बला होती है जिसमें हम इंटरेस्टेड है, बायोस पैरामीटर ब्लॉक। तो हम ये करेंगे कि हम बूट ब्लॉक को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसके अंदर जो बीपीबी है उसको पढ़ेंगे, और आई थिंक उसमें से वो इन्फॉर्मेशन निकाल के बस प्रिंट करवा देगा, इससे ज़्यादा क्या करेगा। है कि ये यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ से कुछ समझ आ रही है। एबीएस रीड का फंक्शन कॉल करता है। एबीएस रीड वॉज डिजाइंड टू टेक एलएसएन एज अ पैरामीटर। तो जब वो एबीएस रीड कॉल करता है, उसका कहता है कि एलएसएन 0 मैंने पढ़ना है, तो दैट मीन्स कि वो बूट ब्लॉक पढ़ रहा है। तो बूट ब्लॉक पढ़ के वो इस वेरिएबल को पॉपुलेट कर रहा है, बीबी को, विच इज अ बूट ब्लॉक टाइप का स्ट्रक्ट, उसको उसने पॉपुलेट कर दिया। अब उसमें से पहले उसने जंप की इंस्ट्रक्शन निकाल के प्रिंट करवा दी, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रिंट करवा दिया, और मेनली असल गेम ये होएगी कि वो उसके अंदर बायोस पैरामीटर ब्लॉक के अंदर घुसेगा और उसकी सारी डिटेल्स निकाल के एक एक करके वो प्रिंट करवाना शुरू कर देगा, मतलब जो सारे पैरामीटर उसके प्रिंट कर देगा। एग्जैक्टली यही काम अब डीपीबी के जरिए, लेकिन डीपीबी का स्ट्रक्ट डिफाइन करने के लिए तुम्हें डीपीबी का स्ट्रक्चर चाहिए ना, ये चाहिए तुम्हें। तो अगेन इसमें पहली चीज एक बाइट होती है, विच मीन्स अ कैरेक्टर, वो ड्राइव नंबर हो गया। उसके बाद फिर एक बाइट आती है, विच मीन्स अ कैरेक्टर, विच इज अ यूनिट नंबर। उसके बाद वर्ड आता है, विच मीन्स इंट, तो इंट पे आएगा बाइट्स पर सेक्टर, ये तीसरी चीज होगी। उसके बाद फिर 2 बाइट्स हैं तो इधर 2 कैरेक्टर्स आ जाएंगे, सो ऑन ना। तो तुम डीपीबी का स्ट्रक्ट डिफाइन करोगे। अच्छा, दिस इज क्वाइट इजी टू डू। ये इजी इसलिए है कि तुमने एक्चुअली यहाँ पे एक सर्विस कॉल करनी है, 21 की सर्विस 32। जब ये सर्विस रिटर्न करती है तो ये ds:bx के अंदर तुम्हें पॉइंटर देती है कि भाई डीपीबी यहाँ पे पड़ा था। तुमने सी लैंग्वेज का मैक्रो यूज किया, mkfp मेक फार पॉइंटर, और तुमने इसकी मदद से एक पॉइंटर बना के पीटीआर को उधर पॉइंट करवा दिया। ये ना भी करता तो चल जाता, लेकिन फिर तुम्हें हर दफा dsbx लिखना पड़ता। खैर तुमने एक सी का पॉइंटर पीटीआर बना के उधर पॉइंट करवा दिया, बस अब दैट्स इट। अब उसके अंदर से डेटा निकालते जो और प्रिंट करवाते जो। ये जो एएसएम दरमियान में लिखा हुआ आ रहा है ना, ये असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन है। अगर तुम सी के अंदर असेंबली लैंग्वेज को एम्बेड करना चाहते हो तो फिर तुम अंडरस्कोर एएसएम लिखते हो, दिस मीन्स कि ये असेंबली की इंस्ट्रक्शन चलने लगी है। नहीं, नहीं, मतलब इग्नोर कर दो। ये दो जो इंस्ट्रक्शंस है ना, पुश और पॉप की, इग्नोर कर दो। तो मकसद सिर्फ ये है कि डीपीबी में से डेटा निकाल के हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स गॉट एनीथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स। दैट्स इट, फुल स्टॉप। बस यहाँ पे मैं रुकने लगा हूँ। इसके बाद अगली क्लास रूट डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर और फैट का स्ट्रक्चर। यानी अभी तक तुम सोचो तो तुम बड़े तरीके से चले हो, अगर ओवरऑल एक पिक्चर बनाओ दिमाग में कि पहले तुम पार्टीशन सीख रहे थे, ये इस तस्वीर की बात नहीं कर रहा। पहले ये था कि पूरी डिस्क थी, उसके अंदर मास्टर बूट रिकॉर्ड से तुम देखते थे कि इस जगह पे फलानी पार्टीशन है, इस जगह पे फलानी पार्टीशन है, इस जगह पे फलानी पार्टीशन है। जब ये सीख लिया तो फिर पार्टीशन के अंदर घुसे। अब इस तस्वीर पे आ जाओ, अब ये तुम एक पार्टीशन के अंदर आ जाओ। अब इस पार्टीशन के अंदर एक बूट ब्लॉक है जो ये बताता है कि मेरे अंदर क्या पड़ा हुआ है। मेरे अंदर फैट्स पड़ी हुई है, रूट डायरेक्टरी, सो ऑन। अगली क्लास क्या है कि रूट डायरेक्टरी को कैसे पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, फैट को कैसे पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है।
और फिर ये बेसिकली फाइल सिस्टम ख़त्म हो जाता है। अब इतने डंप्स पढ़ने के बाद ना अगली क्लास इजी लगनी शुरू हो जानी चाहिए। मतलब होएगा वही कि रूट डायरेक्टरी का मैं तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, उसमें पॉइंटर्स बताऊंगा कि किस कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, एंड बस वहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे, मतलब उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। अल्लाह खैर करे तुम्हारे इस पेपर की, क्योंकि काम बड़ा ख़राब है।